ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰੈਵਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕੌਣ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਈ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਪਾਊਸ ਤੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਮੈਮ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਖੰਨਾ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? देखिए सर, ऐसा है कि मोहाली आप हमें थ्रू आउट द वीक मिल सकते हैं। मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेके 6 बजे तक ऑफिस खुला होता है, लेकिन इसके साथ साथ खन्ना ऑफिस में भी आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। ट्यूसडेज़ को मैं खन्ना ऑफिस में मेरी सिटिंग होती है। सो आप काइंडली दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट के थ्रू आप विजिट कर सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे थ्रू आउट द वीक वर्किंग है, इस पर व्हाट्सएप एप्लीकेशन भी है। सो आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इस नंबर पे शेयर करके भी आप असेसमेंट। मैम पहला तो मैं इत्थों ही शुरू करनी चाहूँगा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਓਪਨ ਹੋਈਆਂ, ਟਰੈਵਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਸੋ ਟਰੈਵਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। रणवीर जी, ट्रेवल तो अब हर तरीके से ओपन कर दिया गया है। और ओवरऑल कैटेगरीज जो हैं वो अलाउड हैं ट्रेवल करने के लिए। बस सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ेगा जो भी कैंडिडेट ट्रैवल करने वाला है कि उसको जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी है वो कैरी की जाए। अदरवाइज़ सब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल तरीके से ही ओपन की गई हैं। और आप चाहे स्टूडेंट हैं, विजिटर वीज़ा होल्डर हैं, या ओपन वर्क परमिट वाले हैं, या पुराने कोई कैंडिडेट परमानेंट रेजिडेंट्स हैं जो इंडिया रह गए थे, ट्रेवल नहीं कर पाए थे, किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। इट्स वी कैन से इट्स नॉर्मल नाउ। और आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी कीजिए। अपनी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। सो ये सब चीज़ें प्रॉपरली कैरी करके आप ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं जी। जिस तरह स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹਰਡਲਸ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਓ ਜੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਪਰਪਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਰਪਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਊਗਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ रूटीन जो 18-19 तक चली कोविड तो पहला कि तुसी टिकट ਲਈ ਤੇ जहाज बैठ के? देखिए सर, पर्पस ऑफ विजिट तो ऑलरेडी कैटेगरी में होता ही है। जिस बच्चे का स्टूडेंट वीज़ा है ऑब्वियसली वो स्टडीज़ के लिए जा रहा है। मैं टूरिस्ट की गल जिसके हाँ, टूरिस्ट विजिटर इज समथिंग डिफरेंट। रणवीर जी, टूरिस्ट विजिटर के लिए तो सिंपली एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IRCC की तरफ से प्रमोशन इसी तरीके की है कि विजिटर ग्राउंड पे या टूरिस्ट, जिसको हम लोग मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करती हूँ। टूरिस्ट विजिटर इज़ अ थिंग जिसमें आप घूमने वाले पर्पस से कनाडा जाना चाहते हैं। और अगर आपके पास टूरिस्ट विजिटर है, या आपने टूरिस्ट ग्राउंड पे विजिटर वीज़ा कभी लिया था और आप अगर कनाडा जाना प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एयरपोर्ट पे आपसे पर्पस ऑफ विजिट जो है वो पूछा जाएगा। हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ जाएं, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ टाइम जहां आपको घूमने वाले पर्पस से कनाडा प्लान करना चाहिए, या फिर आपको अपनी कंट्री छोड़ के कहीं और घूमना फिरना प्लान करना चाहिए। सो ये अंडरस्टूड सी चीज़ है। मुझे लगता है जेंटल होके आपको सोचना चाहिए कि इस तरीके का ट्रैवल जो है टूरिस्ट पर्पसेस के लिए वो आप अभी प्लान मत करो। आप जो कनाडा विजिट करना चाहते हैं वो फैमिली रीयूनियन पर्पसेस के लिए प्लान कीजिए। आपके फैमिलीज़ हैं, फार फैमिली है, क्लोज फैमिली है, उनसे मिलने के लिए आप प्लान रीज़न अपना जो है वो लेके जाएं, तो आपको किसी तरीके की कोई हर्डल जो है वो एयरपोर्ट पे नहीं आएगी जी। कॉल्स ले लीजिए, काफ़ी सारी कॉल बच चुकी ਹੁਣ तक। हेलो जी, कॉल कट्टी गई जी। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਭ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਮ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੂਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਛ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ स्टूडेंट्स ਲਈ, ਜਾਂ रूटीन कोविड ਦੇ ਵਿੱਚ जो सिस्टम सी उमें दाखला लेना पड़ेगा? देखिए सर, एडमिशन्स को लेके तो किसी तरीके के कोई चेंजेस नहीं है। आप जिस तरीके से ऑफ़र लेटर पहले प्रोसेस करते थे उसी रूटीन से आपको अपना ऑफ़र लेटर के लिए एप्लीकेशन डालनी है। लेकिन सिचुएशन जो है वो करंट ट्रेंड्स ये कह रहे हैं कि जनवरी इनटेक के लिए फ़िलहाल बहुत सारे कॉलेजेस में प्रोग्राम्स ओपन हैं, लेकिन एक्चुअल में कैलकुलेशन करने वाली बात ये है कि क्या आपका ऑफ़र लेटर टाइमली आ जाएगा। अगर आपके फ़ंड्स भी रेडी हैं, आप फ़ीस पे कर देते हो, तो उसके बाद क्या आपका बायोमेट्रिक जो है वो उसके डेट्स अवेलेबल हैं या नहीं। क्योंकि अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस में, हर एक प्रोविंस में जनवरी इनटेक के लिए ऑफ़र लेटर्स आप ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका एप्लीकेशन जनवरी इनटेक के लिए फुल फ्लेश तरीके से तभी प्रोसेस होगा अगर आपका वेल ऑन टाइम बायोमेट्रिक्स हो जाता है। सो बायोमेट्रिक की स्ट्रगल इस टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग भी अपने ऑफिस में सारा दिन विंडोज़ खोल के बैठे रहते हैं कि किसी भी टाइम पे अगर डेट फ्लैश होती है तो स्टूडेंट्स के लिए बुकिंग की जाए।
सो बायोमेट्रिक की स्ट्रगल की वजह से मुझे लगता है कि अब शायद डिसीजन जनवरी का लेना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो मुश्किल सकता होगा। है। हाँ जी, सो उसी ग्राउंड पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मई इज़ ऑलमोस्ट ओपन। बहुत सारे कॉलेजेस के मई के जो है वो प्रोग्राम्स ओपन हो गए हैं, एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, तो मई को आप प्लान कीजिए, टाइम रहते हुए अपने एप्लीकेशंस डालिए ताकि मई का ऑफर लेटर आप रिटेन कर सकें। ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੇਸ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ। देखिए हाँ जी, ऑब्वियसली दिस इज़ अंडरस्टूड, क्योंकि आप जब एक बार बायोमेट्रिक्स करवाते हैं उसकी वैलिडिटी 10 इयर्स की है। सो अगर आपका रिफ्यूज़ल है, आप अपने केस को थोड़ा सा एक प्रॉपर असेसमेंट दे के एक बार जो भी रिफ्यूज़ल के रीजंस हैं उनको इम्प्रूव करके अपना केस जो है वो रीफाइल कर दीजिए, क्योंकि रीफाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो प्री रिक्विजिट्स हैं, आपके जो कंडीशंस थे, आपके जो मेडिकल बायोमेट्रिक ऑलरेडी डन है, यू जस्ट हैव टू री लॉन्च द एप्लीकेशन फॉर अ सेकेंड ओपिनियन। ਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੋਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਪੋਸ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੋਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, बट ड्यू टू कोविड किन्ने चांसेस है ने और किस तरह अप्लाई किया जा सकता है? देखिए रणवीर जी, पहले तो मैं ये चीज़ कह दूं कि कोविड अब हम कह सकते हैं कि इट्स ऑलरेडी पास्ट नाउ और सिचुएशन इज़ मोर टुवर्ड्स नॉर्मल। चीज़ें डे बाय डे जो है वो नॉर्मल ही हो रही हैं। सो इस तरीके का माइंड में आप प्रिसेप्शन मत रखिए कि अभी नहीं अप्लाई करना चाहिए या कोविड अभी भी चल रहा है, वॉटेवर। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो आपको लेने पड़ेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी वैक्सीनेशन होना वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें कंप्लीट हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन इमीडिएटली फाइल कीजिए। हाई कमीशंस की तरफ से भी हर कैटेगरी के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। मैं ज़रूर व्यूअर्स को ये चीज़ बता दूं कि ओपन वर्क परमिट की प्रोसेसिंग भी एक तरीके से फास्ट ट्रैक हो चुकी है। रिजल्ट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो आप अब वेट मत कीजिए, क्योंकि हमेशा ओपन वर्क परमिट जो है वो डिपेंड करता है कि जो आपका कैनेडियन स्पाउस है, जो स्टूडेंट स्पाउस है, उसके वीज़ा की वैलिडिटी कितनी है। ये चीज़ भी माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए जितना जल्दी हो सकता है आप अपने ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस कीजिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये बहुत लंबी चौड़ी एप्लीकेशन है, सेंसिटिव एक सब्जेक्ट है, और इसमें आपकी मैरिज को, आपकी एम्प्लॉयमेंट को, आपके फंड्स को, आपकी बॉन्डिंग को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक एक्सपर्ट एडवाइस आपको जो है वो ज़रूर ले लेनी चाहिए एक एप्लीकेशन फाइल करने से पहले। जी मैम, इस वक्त ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ, ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ 2 ਇਨਟੇਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 3 ਇਨਟੇਕ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਏ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਈਵਨ 6ਵਾਂ ਵੀ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਵਰੀ 2022। 7ਵਾਂ ਇਨਟੇਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਥ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ है सरकार? देखिए रणवीर जी, ऐसा जिस तरीके के कुछ अनाउंसमेंट्स कॉलेजेस की तरफ से या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से देखने में नहीं आए हैं। रादर पिछले शो में भी शायद हम लोगों ने ये चीज़ टच की थी कि यूनिवर्सिटीज़ ने कोटास जो हैं वो अनाउंस करने शुरू कर दिए हैं। यू वॉन्ट बिलीव क्वांटलिन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी जो ब्रिटिश कोलंबिया की बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, डिमांडिंग बहुत स्टूडेंट जाता है। सो उन लोगों ने इस बार फॉल 2022 यानी कि सितंबर 2022 के लिए कोटाज अनाउंस कर दिए हैं। सो क्योंकि हम डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं तो कंसल्टेंट वाइज जो है वो कोटाज अनाउंस किए गए हैं कि आपसे 50 या 100 एप्लीकेशंस ये लिए जाएंगे। सो ये चीज़ का अंडरस्टैंडिंग यही है कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के पास बहुत ज़्यादा रश है, फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, डेफर वाले स्टूडेंट्स हैं, रीअप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं। सो थोड़ा स्ट्रगल जो है वो करना पड़ सकता है स्टूडेंट को। लेकिन जो करंट सिचुएशन है, हम लोग अक्टूबर मंथ में अभी हमने एंटर किया है, मई के इनटेक के लिए ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं। सो मैं स्टूडेंट्स को यही रिक्वेस्ट कह सकती हूँ कि करना चाहती हूँ, आप टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि विंडो शॉपिंग में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टाइम करता है। यू ट्रेवल टू एन नंबर ऑफ कंसल्टेंट्स डिसीजन लेने में। आई डोंट नो वो क्या देखना चाहते हैं। मुझे लगता है स्टूडेंट्स को टारगेट सिर्फ ये करना चाहिए कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपका SDS प्रोफाइल बनना चाहिए, और आपका कोर्स रेलिवेंट हो, और आपकी चॉइस का जो डेस्टिनेशन अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये सारे कॉम्बिनेशंस मैच होते हैं तो आप जगह जगह जाके जो है, मुझे लगता है वो अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, अपना इमीडिएटली ऑफर लेटर। जी हेलो जी, हेलो
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी, आ रही है जी। हाँ जी, की सवाल है जी? सर मैं पूछना चाह रहा था कि मैं ना बेटी का वीजा अप्लाई किया होया वे जी एक महीना पहले 1 सितंबर ਨੂੰ जी ਤੇ ਉਹਦੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਤੇ 70% ਨੰਬਰ ਨੇ जी ਅਲਬਰਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ। जी ਤੇ ਸਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਹੇਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਗੈरह कोई दिक्कत नहीं आएगी? जी जी 6.5 बैंड्स हैं, एसडीएस प्रोफाइल है, अल्बर्टा में आपने अप्लाई किया है, एवरीथिंग इज़ फाइन। 1 सितंबर को फाइल लगाई है आपने, थोड़ा सा वेट आप और कर लीजिए, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। आई बिलीव आपकी एप्लीकेशन जनवरी इनटेक के लिए है, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। अभी काफ़ी टाइम इन और बिटवीन मैं है। एक चीज और मैम उसमें ये है कि उसके पास ना विजिटर वीजा लगा हुआ है गुड़िया के पास। दैट्स अ प्लस पॉइंट सर। दैट्स अ प्लस पॉइंट कि आपने विजिटर को मिस यूटिलाइज नहीं किया है, आप एक सही रूट लेके स्टूडेंट प्लान कर रहे हो। सो आप फेयरलेस रहिए, आपको वीज़ा मिलना चाहिए। ਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਡਰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡਿਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂ, ਕਾਗਜ਼ B ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂ, C ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ CBU ਕੇਪ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੀ CBU ਪਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ CBU ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ, ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਪਾਉਂਦੇ CBU ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ कितना ना कितना करवा रहा है। ये अंडरस्टूड है रणवीर सर। मैं स्टूडेंट्स को जरूर ये चीज़ बता दूं, योर पासपोर्ट नंबर इज़ योर बिगेस्ट आइडेंटिटी। और आपकी जब भी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है कॉलेज लेवल पे, आपका पासपोर्ट नंबर से सारी चीज़ें ट्रेस हो जाती हैं। सो आप अगर ये समझें कि कंसल्टेंट A से आपने अपना एप्लीकेशन डलवा दिया है और B का ऑफ़र ज़्यादा अच्छा है, उसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फिर से प्रोसेस करवाओगे, ऑटोमेटिकली आपका जो है वो पासपोर्ट नंबर डुप्लीकेसी रिफ्लेक्ट करेगा कॉलेज के पोर्टल पे, एडमिशन पोर्टल पे। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जेंटल बन के, थोड़ा सा स्मार्ट बन के आप इस टाइम पे डिसीजन लीजिए। ऑलरेडी हम लोग जो है वो 1.5-2 साल से कोविड की वजह से बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं, अनवांटेड गैप्स हमारी एजुकेशन में आ चुके हैं। करियर एक तरीके से जो है बहुत कॉम्प्लिकेट और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। सो मुझे लगता है कि थोड़ा स्मार्ट बनिए, टाइम रहते रहते अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कीजिए, एक सही कंसल्टेंट को अप्रोच कीजिए, क्योंकि व्हेन यू गेट अ राइट काउंसलिंग तो मुझे लगता है कि आपको हर तरीके से ही बता दिया जाता है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या नहीं, और आपको किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। आई वुड ऑल्सो से रणवीर जी कि स्टूडेंट्स को हमेशा जब भी डिसीज़न लेना है अपने पेरेंट्स को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स प्ले लाइक अ किड, वो इतने मैच्योर डिसीजंस नहीं ले पाते। सो पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए और सही टाइम पे अपने एप्लीकेशन प्रोसेस कीजिए, टाइमली ऑफर लेटर। जी हेलो जी, सत श्री अकाल जी, की सवाल है जी? सर जी लाइव चल रहे हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर स्टडी वीजा रिगार्डिंग बात कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी, पूछिए। सर बेटी का स्टडी वीजा अप्लाई करना है, प्लस टू किसकी है जी 2021 से जी 68% नंबर है गया है नॉन मेडिकल स्ट्रीम CBSE बोर्ड को। जी हाँ जी, ਤੇ ਆਈਐਲਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਜੀ हाँ जी। ਉਹਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਜਨਵਰੀ ਦੇਖ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी हाँ जी जी सुनो, अपना जवाब ले लो मैम जी। हाँ जी सर, इनका प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है, 68% नॉन मेडिकल के साथ आप हैं, और 13 अक्टूबर को आपने आईएलटीएस का रिज़ल्ट एग्ज़ाम दिया है, जिसका रिज़ल्ट आज कल में ही आ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जनवरी इनटेक में थोड़ा हम पीछे रह सकते हैं, हालांकि प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं कॉलेजेस में। सो आप कोशिश कीजिए मेन इनटेक प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि मेन इनटेक में भी काफ़ी सारे जो कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं आप कंप्यूटर्स, IT, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल,
हर तरीके के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स आप ले सकते हैं। कंप्यूटर और आईटी फैमिली में भी बहुत सारे डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं, आपके लिए काफ़ी बड़ा प्रॉस्पेक्ट ओपन है। सो आई कैन सिंपली आस्क यू कि आप हमारे दिए गए नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए। आफ्टर द शो जो भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप मई के लिए प्लान कर सकते ਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਆਈਸੀਸੀਆਰਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤਜਰਬਾ, ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ, ਕੋਪਅਪ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਆਫਰ ਮੰਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ। ਈਵਨ ਜੋ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ SOP ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ 2013, 14, 15 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ SDS ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਪਅਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨਾ ਕੁ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ? रणवीर जी, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपके शो के थ्रू या बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो डिलीवर किए जाते हैं, स्टूडेंट्स को बैक टू बैक अवेयर किया जा रहा है कि अब वो जो है वो इस तरीके के अट्रैक्शंस में बिल्कुल रिटेन ना हो और सही तरीके से अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करें। लेकिन सरप्राइजिंगली मैं आपको ये कहूँ कि अभी भी रेशो मुझे लगता है 60-40 वाला है। 60% स्टूडेंट जो है वो अवेयर है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की डिमांड करता है, लेकिन अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीक प्रोफाइल को एक्सेप्ट ना करके अपने प्रोफाइल के लिए येस सुनना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लिसन कि हमारे प्रोफाइल को वीक कहा जाए या ना की जाए या सही कॉलेज का हमें ऑफ़र ना दिया जाए। सो ऐसे में स्टूडेंट कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस के ऑफ़र नाउ डेज ऑल्सो मैं स्टूडेंट्स के साथ मिलती हूँ जो कहते हैं हमें क्यूबिक का बता दो। सो मेरा क्रॉस क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन यही होता है कि वाई क्यूबिक अगेन, क्योंकि अभी तक हम क्यूबिक से जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। सो मुझे लगता है कोविड ने हमें बहुत बड़ा लेसन दिया है, क्यूबिक ने हमें बहुत बड़ा लेसन दिया है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको नहीं पुट करने चाहिए। अपने केस के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव होकर गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट कीजिए, फेडरल लेवल पे अपने आप को ओपन अप कीजिए। बहुत बड़ा करिकुलम है कनाडा का, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इकोनॉमिक रेंज वाले कॉलेजेस हैं जहाँ पे फीस कम है। सो आप थोड़ा सा एक्सपोजर लेने के लिए आप जो है वो एक सही कंसल्टेंट चूज़ कीजिए ताकि ये जो ऑप्शंस हैं वो आपको दी जा सके, आपको अवेयर करवाया जा सके। ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਰੀਜਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ टोरंटो जाना है या ब्रिटिश कोलंबिया जाना है? देखिए, हर एक रीज़न के लिए बच्चा अवेयर्ड है रणवीर जी, लेकिन मैं प्रैक्टिकली ज़रूर बता दूं कि टोरंटो और ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया ऐसे 2 प्रोविंसेस हैं जो आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में, ऑफर लेटर इशू करने में बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। लेकिन बाकी जब जो प्रोविंसेस में हम अपना ऑफर लेटर जब प्रोसेस करते हैं तो स्टूडेंट को थोड़ा सा पेशेंस होकर और 1-2 कॉलेजेस में साइमल्टेनियसली प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी रीजन के जो कॉलेजेस हैं वो आपको ऑफर लेटर देने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। सो ऐसे में स्टूडेंट को रेस्टलेस होके जो है वो एक गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज हर एक प्रोविंस के बारे में अवेयरनेस है और स्टूडेंट्स अप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए आपको मल्टीपल ऑफर लेटर्स कई बार अप्लाई करने पड़ सकते हैं। क्यूबिक ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ 1-2 ਹੋਰ ਟਿਪਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ICCRC ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ICCRC ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ICCRC ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ? रणवीर जी, मुझे ऐसा लगता है कि एम्बेसी ने, हाई कमीशन ने अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को एक क्लियर कट नीट एंड क्लीन मैसेज दिया था जो क्यूबिक के रिक्वेस्ट लेटर्स आए थे, जिसमें क्लॉज नंबर 3 यही था कि क्या आपकी एप्लीकेशन एक ICCRC मेंबर की तरफ लगी है या एक लाइसेंस मेंबर की तरफ से लगी है या नहीं। सो मुझे लगता है कि वहाँ से स्टूडेंट को जरूर ये अंडरस्टैंडिंग ले लेनी चाहिए कि हाई कमीशन खुद भी ये चाहते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक ICCRC लाइसेंस्ड मेंबर या फिर एक एजुकेटेड कंसल्टेंट की तरफ से लगनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मेक श्योर करती है कि आपकी एप्लीकेशन ऑथेंटिक होगी, उसमें किसी तरीके का जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन या आपके साथ फॉल्स कमिटमेंट्स नहीं होंगी। सो मैं यही स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहती हूँ कि डिसीज़न बहुत जेंटली लीजिए
और एक लाइसेंस्ड मेंबर को अप्रोच कीजिए ताकि आपको किसी तरीके से भी मिसगाइड ना किया जाए। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ Thank you ਤੁਸੀਂ so ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 16-17 ਕਾਲਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ 4-5 ਹੀ ਚੱਕ ਪਾਏ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 9915000332 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।